एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यह भी उम्मीद है कि आप लोगों ने 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही गंभीरता से और बहुत जोर शोर से आपने शुरू कर दिया होगा। तो आज की क्लास हम लोग उसी 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो आपका जीएस पेपर 1 का सेगमेंट जो आपका 2 है, जीएस पेपर 1 का जो सेगमेंट 2 है यानी कि सेक्शन 2 है जिसमें आपके करेंट अफेयर्स है ना, करेंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर पेपर 1 का जो करेंट अफेयर्स है उसको कैसे हम लोग डील करें एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन के डिमांड और क्वेश्चन के नेचर को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक आज का जो है मैं लेके आया हूं, SIR। ठीक है, SIR अब देख ही रहे हैं कि कितना जो है वो बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ है और बंगाल में चुनाव होने वाला है और SIR कितना ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में पूरे भारत में। तो यह आप मान के चलिए कि 71वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में SIR जो है वो आपका पूछा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा वो बच्चे जो 17वीं बीपीएससी का जो अभी रिजल्ट मुख्य परीक्षा का आने वाला है, तो वैसे बच्चे जो इंटरव्यू के लिए जिनका कॉल होगा वो अभी यह बिल्कुल मान ले कि आपसे 100% SIR से संबंधित क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ज्वलंत है 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए और 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए। तो चलिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन में लेके आया हूं इस SIR से और इसको समझते हैं कि कैसे हमको मुख्य परीक्षा के लिए कैसे अपने को लिखना होता है इस क्वेश्चन को। और इंटरव्यू में अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो आपके SIR संबंधित जो भी आपकी अगर इसको अगर कैटेगराइज करें तो जो भी आपके SIR संबंधित मुद्दे मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे वही मुद्दे जो हैं वो आपके कमोबेश जो आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे 17वीं में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि SIR क्या है, वर्तमान समय में यह चर्चा में क्यों है, SIR के लाभ एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। कितने अंक में यह पूछा जाएगा? यह आपका मुख्य परीक्षा में 38 अंक में यह पूछा जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा SIR को शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जो आपका प्रश्न संख्या जो 4 होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां भी SIR से संबंधित आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है और 38 नंबर में यह पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जब इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को कैसे समझते हुए इसका उत्तर किस दिशा में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए कि मैक्सिमम नंबर हमको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को आप ब्रेक कीजिए। जब क्वेश्चन को जब आप ब्रेक कर देंगे तो फिर उस क्वेश्चन का डिमांड क्या है यह आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और उस डिमांड के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल संतुलित होगा, क्वेश्चन के डिमांड के अनुरूप होगा। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षक आपको नंबर देगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करते हैं कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट ये हुआ SIR क्या है। ठीक है, यानी कि अगर यदि पार्ट के रूप में अगर डिवाइड करें तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वह कह रहा है कि आप यह बताइए कि SIR से आप क्या समझते हैं। ठीक है, SIR से SIR
क्या है या SIR से क्या समझते हैं। क्वेश्चन का जो है वह आपका पहला पार्ट है। ठीक है, अगर यदि पार्ट 2 के बारे में देखा जाए, है ना, तो देखिए आगे पढ़िए कि वर्तमान समय में यह चर्चा में क्यों है। यानी कि क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वह है वर्तमान में चर्चा में क्यों। ठीक है, जो इसका जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन को, यह कह रहा है कि SIR के लाभ एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो इसका तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वह कह रहा है कि SIR का लाभ क्या है, ये आप हमें बताइए। ठीक है, जो इसका चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, यह कह रहा है कि SIR से संबंधित चुनौतियां, SIR से संबंधित चुनौतियां क्या है, इसके बारे में आप जो है बताइए, है ना, संबंधित चुनौतियां। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो पांचवा पार्ट है, यह पांचवा पार्ट कह रहा है कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि अभी जो आपका जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, बिहार विधान सभा के चुनाव के संदर्भ में, ठीक है, चुनाव के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। कितने भागों में ब्रेक कर लिया, 5 भागों में आपने ब्रेक कर लिया। अब देखिए ये आपके 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, तो अगर ऐसे बांटेंगे तो अगर आप इक्वल नंबर बांटते हैं तो 7 नंबर पड़ा एक पार्ट पे, है ना। 38 नंबर है, 7 × 5 = 35, यानी कि 7 7.5 नंबर का पड़ा एक पार्ट। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो फिर से अगर पढ़ें कि SIR से क्या समझते हैं, वर्तमान में चर्चा में क्यों है, SIR का लाभ क्या है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, और विधानसभा का जो चुनाव हुआ बिहार में उसके संदर्भ में इसकी प्राथमिकता क्या है। यानी कि जो आपका पार्ट 3 है, पार्ट 4 जो है और पार्ट 5 जो है, यह अधिक जो है इस ये प्रश्न है इसमें इसका वेटेज अधिक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों पार्ट को आपको बहुत बेहतर आपको लिखना पड़ेगा, और इस पार्ट को आप सिर्फ SIR को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और उससे थोड़ा सा जो है वो अधिक आपको इसको लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मान लें कि अगर हमको प्राथमिकता देना है तो यह आपका जो हो गया, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि इस पे आपको अच्छे ढंग से आपको विशद रूप से लिखना होगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि यह दूसरी प्राथमिकता, यह आप कह सकते हैं कि पहली प्राथमिकता। यानी कि पहली प्राथमिकता का मतलब यह है, तीसरी प्राथमिकता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि SIR के बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हुए, उसको समझाते हुए हमको आगे बढ़ना है। वर्तमान में क्यों इसका चर्चा है उसके बारे में बताना है, और डिटेल्स हमको इसका लाभ, इसकी चुनौतियां, और विधानसभा के संदर्भ में जो विधानसभा चुनाव हुआ है बिहार में उसके संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में अपने को बताना है। तो चलिए, क्या क्या आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे कि आपको 38 में बेहतर से बेहतर नंबर आपको मिल सकता है। तो चलिए कुछ बिंदुएं मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं। जैसे पहला जो पार्ट है कि SIR से क्या समझते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका यह है कि SIR से क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का यह पहला पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन का पहला पार्ट यानी कि भाग A। तो आप लिख सकते हैं कि SIR का तात्पर्य विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से है। यह भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
द्वारा मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए समय समय पर की जाने वाली यह एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना शामिल है। एसआईआर का आपने क्या किया, संक्षिप्त परिचय दे दिया इस पूरे पैराग्राफ में, जिसमें आपने बताया कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अपडेट करने की यह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जो नए पात्र जो मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं जिनका 18 साल हो गया है पूरा, वो जाहिर सी बात है कि नए वोटर होंगे, उन नए वोटरों को उस मतदाता सूची में शामिल करना। जो आपके वैसे वोटर जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वहां से हटाना, वैसे वोटर जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं देश में, उनको वहां से उस निर्वाचन क्षेत्र से हटाना। ठीक है, अगर यदि फर्जी अगर यदि वोटर हैं तो उनके नाम को काटना। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है, ये सारे जो काम हैं वह एसआईआर के द्वारा किए जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने भाग 1 को आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जो अगला जो भाग है इसका कि ठीक है वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है, वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है। तो अब पहले भाग से ज्यादा जो है प्रभावी जो या ज्यादा आपको डिटेल्स में दूसरे भाग को लिखना होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एसआईआर हाल के दिनों में कई राज्यों विशेष रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना, बिहार में चुनाव हुआ है और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में काफी चर्चा का विषय रहा है। चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। मतलब क्यों चर्चा में रहा, जो आपसे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आखिर एसआईआर जो एक सामान्य प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट के अपडेशन के लिए जो किया जाता है, आखिर वो इतना चर्चा में क्यों रहा वर्तमान में। ठीक है, तो आप बताएंगे इस सेकेंड पार्ट में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस चर्चा का कारण रहा। तो इसमें पहला आप लिखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध। अब देखिए, एक आपका वर्ड यहां पे आ सकता है, जैसे कुछ लोग कह सकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल न लिख के विपक्षी दल लिखे। ठीक है, आपको देखिए, आप कोई मीडिया के तो है नहीं, कोई आप जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो इंस्पायर्ड है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो कार्यकर्ता है नहीं। आप जो है, आपका जो एग्जाम का नेचर है वह क्या है, वह एक प्रशासनिक अधिकारी खोज रहा है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी आपको बनाने जा रहा है। तो इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत ही गंभीरता, बहुत ही सतर्कता से आपको करनी चाहिए। वैसे शब्दों का चुनाव आप कीजिए जिससे क्या हो कि आपकी वाइसनेस की आप किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या किसी विशेष जो है सोच से आप कहीं, ऐसा तो नहीं है कि उससे इंस्पायर्ड है। तो इसलिए शब्दों का जो है वो चुनाव बहुत आप सतर्कता से कीजिए। तो यहाँ विपक्षी राजनीतिक दलों के जगह पे अगर यदि आप विभिन्न राजनीतिक दल अगर यदि आप लिखते हैं तो यह बेहतर होगा। क्या होगा, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध। क्यों भाई, तो विभिन्न राजनीतिक दल अक्सर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। वे इसे वोटर लिस्ट से नाम हटाने की एक रणनीति के रूप में देखते हैं। कतिपय राजनीतिक दलों ने इसे वोट चोरी करार दिया। ठीक है, कौन राजनीतिक दल कहा ये आपको नहीं बताना है। ठीक है, कुछ राजनीतिक दल का नाम आप मत लीजिए, बोलिए कि भाई कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसको वोट चोरी, ठीक है, नाम दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन आप क्या है, आप ऑफिशियली आप किसी भी पार्टी का क्या कर रहे हैं, आप ना तो सपोर्ट कर रहे हैं ना तो अपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे वोट चोरी करार दिया और इसके खिलाफ संसद से लेके सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला आपने पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों चर्चा में है, तो इसमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों की मांग की जा रही है। इसके बारे में आप लिखें, कई बार मतदाताओं को अपनी नागरिकता,
जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भाई क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो नागरिकता है, जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है, इससे क्या होता है कि जो विशेषकर जो गरीब या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें क्या होता है, उनमें भ्रम और दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मान लो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, उनको अपने अधिकार और उनको अपने कर्तव्यों के प्रति क्या है, जागरूकता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो अनपढ़ हैं, या जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो अशिक्षित है। तो भाई उनको लगता है कि पता नहीं है कौन सा क्या, मतलब कि कौन सी आफत आ गई। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है कि इसलिए जो भ्रम की स्थिति होती है ना, या कई बार क्या होता है कि भाई जैसे अभी आपको 2003 का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमको 2003 का डॉक्यूमेंट हमको क्या करना है, इसके लिए चाहिए। राइट, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है, जिससे मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी को मोबाइल नंबर से लिंक करना और फॉर्म ऑनलाइन भरना क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। अब जो जैसे मान लीजिए जो बिहार के जो क्षेत्र हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जो है वो डिजिटलीकरण इतना जबरदस्त हो गया है, सबको इंटरनेट की नॉलेज है या सबको जो है वो आपके कंप्यूटर की नॉलेज है, सब कोई टेक्नोलॉजी से परिचित है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इस डिजिटलीकरण को लेकर भी लोगों के बीच जागरूकता की कमी के कारण क्या है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और ये चर्चा में है। ठीक है, सेकंड, आपने इस क्वेश्चन का सेकंड भाग आपने क्या किया, एकदम बिल्कुल संतुलित शब्दों में आपने बताया। ठीक है, और इसी के संग संग क्या किया आपने, बिल्कुल आप जो कंसाइज वे में जब आप लिख रहे हैं तो आपका उत्तर में भटकाव कम होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई कि क्या इसके लाभ हैं, एसआईआर के लाभ क्या है। ठीक है, तो एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करना। तभी तो मान लीजिए कि अगर सपोज करो कि मान लो कि भाई नाम, अगर मान लो कि मेरा जो है वो बिहार में भी मेरा अगर यदि वोटर लिस्ट में नाम है, मेरा अगर मान लो कि दिल्ली में भी वोटर लिस्ट में नाम है, मेरा अगर मान लो कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम है, तो हम एक व्यक्ति हैं और 3 अलग अलग जगह पे क्या है, हमारा नाम है। तो हम क्या हो सकता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं, लेकिन हम 3 अलग अलग जगह जाकर वोट दे सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध यह कार्य हो रहा है। राइट, ठीक है, तो इसीलिए जो है एसआईआर होता है, ताकि जो अगर यदि मान लो कि एक ही मतदाता का एक से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अगर एक नाम है तो उस नाम को काटा जाए, कोई एक ही जगह उसका नाम रहने दिया जाए। जो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि भाई कहाँ के आप वोटर हैं, तो भाई आप बताइए कि हाँ जी हम यहाँ के वोटर हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र में हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है। यह क्या है, लोकतंत्र का आधार है, अभी मैंने आपको कहा। ठीक है, इसके कई लाभ, क्या क्या लाभ है भाई, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर यदि एक नागरिक को एक वोट देने का ही अधिकार है, एक ही जगह वोट देगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉक्सी वोट नहीं पड़ेगा, है ना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होगी, सुदृढ़ होगी, है ना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है, चुनावों की निष्पक्षता को बढ़ाता है। जैसे मान लो सपोज करो कि मैं हूं, अब मैं किसी विशेष किसी राजनीतिक दल का मैं कार्यकर्ता हूं, उनके विचारों से प्रेरित हूं। अब मान लो कि दिल्ली में चुनाव हुआ तो मैंने क्या किया कि यहां वोट किया। अगर मान लो कि बिहार में चुनाव हुआ तो फिर मैं जाके उस राजनीतिक दल के पक्ष में वोट दिया। अगर मान लो पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो जाके मैंने वहां वोट दिया। अगर मान लो कि पंजाब में चुनाव है तो मैंने जाके वहां वोट दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से क्या होगा कि जो निष्पक्षता है वो निष्पक्षता जो है खंडित होगी। राइट, तो अगर यदि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अगर यदि हमारा जो अलग अलग जो मेरा नाम जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में, उस नाम को अगर काट दिया जाए, सिर्फ एक जगह अगर यदि मुझे वोट देने का अधिकार मिला रहे तो क्या होगा कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया होगी। एक व्यक्ति एक नागरिक एक वोट के सिद्धांत को हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। राइट,
तो दूसरा क्या है, सटीक मतदाता सूची। यह मृत व्यक्तियों के नाम, डुप्लीकेट और फर्जी प्रविष्टियां तथा अपूर्ण जानकारी को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध करता है ना। जाहिर सी बात है कि अगर एक मान लो कि अगर ये कोई गलत नाम है तो उसको उसने हटा दिया, कोई फर्जी वोटर है उसको अगर हटा दिया। वह कई बार आप देखते होंगे कि व्यक्ति मर गया है और उसके नाम पे वोट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी भूतनाथ, तो उसमें क्या है, उसमें इस चीज को बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि वो स्वर्ग का सीन है और यहाँ पे जो भूतनाथ है यानी कि जो भूत है वो चुनाव में खड़ा हो गया है, ठीक है। तो वहाँ की जो आत्माएं जो हैं तो कह रही हैं कि सर, जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है दिखा रहा है ना कि भाई सर हमको जाने दीजिए वोट देने के लिए कि अभी भी हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो कई बार आप देखने को मिलता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके नाम पे वोट डाला जा रहा है। तो एसआईआर प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि भाई उन सारे नामों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मृत व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया। डुप्लीकेट, जो मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम 4 जगह है, ठीक है। डुप्लीकेट और फर्जी प्रविष्टियां, यानी कि जैसे मान लो कि घुसपैठिए वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके नामों को हटाना, राइट। तो फर्जी प्रविष्टियां और अपूर्ण जानकारी को हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध करता है, जिससे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है ना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मान लो हम ही एक व्यक्ति हैं और 4 अलग अलग जगह अगर हम वोटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि धोखा दे रहे हैं हम लोकतंत्र को, राइट। तो धोखाधड़ी को भी रोका जा सकता है। नए मतदाताओं का पंजीकरण। अब जैसे मान लो कि क्या है कि भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। अब जो भी ऐसे जो युवा जो 18 वर्ष की उम्र पर पूर्ण कर चुके हों, अब अगर यदि एसआईआर की प्रक्रिया अगर नहीं अपनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, है ना। नए वोटर के रूप में वो अधिसूचित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है कि नए मतदाताओं का पंजीकरण हो, है ना। यह उन नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर देता है जो 18 वर्ष के हो गए हैं या जो पहले छूट गए थे। कई बार क्या होता है, ठीक है, कि व्यक्ति जैसे मान लो कि 18 से ऊपर का है, लेकिन क्या है कि किन्हीं कारणों से अगर उसका नाम अगर यदि मतदाता सूची में नहीं है तो फिर इस प्रक्रिया के माध्यम से वह मतदाता सूची में अपना नाम भी शामिल करा सकता है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे वोटिंग करने गए व्यक्ति और पता चला कि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, ठीक है, राइट। तो वही हंगामा करता है कि मेरा नाम क्यों नहीं है। तो एसआईआर के माध्यम से आप वैसे भी मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम छूट गया है उसको भी आप डलवा सकते हैं। प्रवासियों के लिए भी क्या है, इससे आसानी हो गया। कैसे आसानी होगा भाई, तो जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं और जो स्थानांतरित हैं, जो शिफ्ट कर गए हैं जनसंख्या, उनके लिए पुनः पंजीकरण का उनके लिए पुनः पंजीकरण को आसान बनाता है, जिससे कोई भी पात्र नागरिक वोट देने से वंचित ना हो। अब सपोज करो कि मान लो कोई बिहार का नागरिक है और वो माइग्रेट करके दिल्ली आ गया, वो चला गया मुंबई चला गया, ठीक है। अब वहां अगर वो लगा रहने तो जाहिर सी बात है कि अब वो क्या करेगा कि वहां पे अपना जो है वो वोटर कार्ड बनवाएगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रवासी जो लोग हैं उनको, या जो शिफ्ट कर रहे हैं कोई और, है ना, उनको क्या होगा कि वोटर लिस्ट में एज ए वोटर उनको उस पार्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा, है ना, प्रौद्योगिकी का भी उपयोग। एसआईआर मतदाता सूचियों के डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करता है और रिमोट वोटिंग जैसी नई नीतिगत पहलों को लागू करने में भी सहायक होता है, ठीक है। अब जैसे बात की जा रही है ना कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि वोटर को वोटिंग सेंटर बनाना पड़े, वो ऑनलाइन ही जो है वो अपना वोट कर दे, राइट। तो उसमें भी इस तकनीक को भी लागू करने में जो एसआईआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, ठीक है। बैलेट पेपर, उसमें क्या होता था कि बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ तो अब उसमें क्या होता था कि अगर यदि मान लो कि जो मुहर है ना, जो क्या बोलते हैं, मतदान अगर कोई करने वाला व्यक्ति है और गलती से अगर मान लो कि उसने मुहर को 2 जगह मार दिया, सील को 2 जगह मार दिया, तो वो क्या होता था, वो अवैध हो जाता था, है ना, इलीगल हो जाता था वोट, राइट। तो बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो उससे क्या होता था कि एक बहुत ही लंबी खर्चीली प्रक्रिया थी। पता चला कि 10 दिन तक वोटिंग हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि मैनुअल होता था भाई। सबसे पहले तो आप जब मतदान पेटी आप खोलिए तो हर जो हैं आपके उम्मीदवार हैं उनके हिसाब से क्या कीजिए कि
अलग अलग ग्रुप बनाइए और उनको किस उम्मीदवार को कितना मत मिला है ना, तो वो जो मत जो पत्र है वो उस ग्रुप में डालिए। उसके बाद फिर उनकी काउंटिंग कीजिए सब, उसके बाद फिर उसका डाटा मैच कीजिए। बहुत लंबी प्रक्रिया थी। देखिए कितने अवैध वोट हैं, है ना। तो कई बार क्या होता था कि कोई दबंग मतदाता है तो कोई अपने प्रभाव से क्या किया कि वो अवैध वोट को उन्होंने क्या किया, अपने में डलवा शिफ्ट कर लिया। तो एक लंबी थकाऊ प्रक्रिया थी। तो उसको हम लोगों ने दूर करने के लिए क्या किया, ईवीएम से वोटिंग कराना हम लोगों ने शुरू किया, राइट। और तो ईवीएम से जब वोटिंग कराना शुरू किया तो अब क्या है कि अब अगर यदि व्यक्ति अगर वहां गया है वोटिंग करने के लिए तो वो किसी भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकता है, कम से कम वोट इलीगल नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक नया कंसेप्ट आया कि भाई किसी चुनाव क्षेत्र में वैसे उम्मीदवार भी खड़े हैं जिनको वोटर जो है वो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आया कि भाई एक नोटा रखा जाए, है ना, कि भाई जो भी उम्मीदवार हैं उसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए है ना एक नोटा का भी उसमें बटन रखा गया है ईवीएम में। अब आगे जो है वो इस पे काम किया जा रहा है कि भाई ऐसा हो कि डिजिटली कहीं भी वोटर हो उसको वोटिंग सेंटर पर ना आना पड़े और वो वहीं से वोटिंग कर दे, राइट। तो इस प्रक्रिया में भी क्या होगा कि भाई आपका एसआईआर का लाभ होगा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो एसआईआर के लाभ हैं। अच्छा, एसआईआर से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है भाई, है ना, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। तो चूंकि यह एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे असुविधा और भ्रम। क्या असुविधा और भ्रम है भाई, तो एसआईआर की प्रक्रिया और इसमें मांगे जाने वाले दस्तावेज आम नागरिकों, खासकर ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, दलितों और आदिवासी समुदायों जैसे कमजोर वर्गों के लाखों मतदाताओं के लिए अनावश्यक रूप से बोझिल हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं ना है कि भाई उनको आप बांग्लादेश भेजेंगे। अगर मान लो कि अगर यदि वो वैध नागरिक हैं भारत के और कोई अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको भाई आप क्या करेंगे कि डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे या उनको कहेंगे नहीं जी तुम जाओ कहीं यहाँ से देश से, है ना। जो बेचारे जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, है ना, उनको क्या होगा कि भाई उनको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। टाइम बाउंडेशन भी, अगर मान लो कि टाइम बाउंडेशन में काम करना है तो जाहिर सी बात है कि वर्कलोड के कारण वो जो काम है वो काम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से, पूरी एक्यूरेसी के संग होने में क्या होगी, दिक्कतें होंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है राजनीतिक विवाद। क्या भाई विवाद है, तो चुनावी माहौल में अगर इस प्रक्रिया को कराया जा रहा है, समझ करो कि मान लो कि चुनाव का भी समय नहीं है और उस समय अगर कराया जा रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि भाई इस प्रक्रिया से थोड़ा सा भाई उदासीनता होगी लोगों की, चलो भाई एक नेचुरल अपना चुनाव आयोग के द्वारा अपना नेचुरल काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यदि चुनावी अगर मान लो कि अगर यदि कहीं चुनाव होने वाला है, जैसे मान लो कि बिहार में चुनाव हुआ, अब क्या है कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद यूपी में चुनाव होने वाला है, तो अगर यदि चुनावी माहौल में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल अक्सर संदेह व्यक्त करते हैं और इसे एक विवादास्पद मुद्दा बना लेते हैं, ठीक है। अब जो सत्ता पक्ष में है और विपक्ष में जो है पार्टी, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि सत्ता पक्ष अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके जो है वो हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, उनके नामों को काट रहे हैं और अपने सपोर्टर या अपने जो है फर्जी वोटरों के जरिए क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको विपक्षी दलों के द्वारा जो है ये आरोप लगाया जाता है। सत्ता पक्ष क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष यह कहते हैं कि नहीं भैया ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो है क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष अभी से हताश हो गया है, ठीक है, उसको पता है कि भाई वो हार जाएगा तो इसलिए वो बहाना कर रहा है, तो भाई ये सब विवाद उत्पन्न होता है ना। तो चुनावी माहौल में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल अक्सर संदेह व्यक्त करते हैं और इसे एक विवादास्पद मुद्दा बना देते हैं। कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि एसआईआर का उपयोग केवल त्रुटियों को हटाने के बजाय जानबूझकर कुछ वोटर समूहों को लक्षित करके चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए किया जा सकता है। अब अगर यदि आप किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का अगर आप जिक्र करते हैं तो फिर क्या होगा, दिक्कत है। क्यों, क्योंकि आप कोई मीडिया के चैनल के व्यक्ति नहीं हैं, आप कोई जो है वह किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, राजनीतिक पार्टी के,
आप क्या हैं, आप एक अभ्यर्थी हैं जो प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक हैं। तो बिल्कुल आपका जो नजरिया होना चाहिए या आपका जो लेखनी होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा न करे। ठीक है, तो इसलिए शब्दों का चुनाव बाबू बहुत ध्यान से आपको करना है। तो इन विवादों के कारण जनता का विश्वास डगमगाता है। तीसरा क्या भाई, विलंब की संभावना। यदि प्रक्रिया सही ढंग से या समय पर पूरी नहीं होती है तो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में विलंब हो सकता है, जिससे चुनावों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि भाई क्या है, यह एक अच्छी माने लंबी है प्रक्रिया है। अब क्या होगा कि भाई सब कुछ एक्यूरेसी के संग हो तो उसके लिए टाइम चाहिए। अगर यदि शॉर्ट टाइम पीरियड में, अगर यदि जल्दबाजी में अगर यदि हम लोग करेंगे इस एसआईआर की प्रक्रिया को, तो जाहिर सी बात है कि इसमें त्रुटि होने की, इसमें गलती होने की संभावना होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बीएलओ यानी कि जो बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो है वो अनियमितताएं बरती जा रही है। ठीक है, कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि बूथ स्तर के अधिकारी गणना पत्रक वितरण में यानी कि जो एसआईआर का जो फॉर्म है उसमें अनियमितता कर रहे हैं और राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। ठीक है, अब जो है विपक्ष यह कहता है कि भाई जो बीएलओ हैं वो जो है वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं भाई, बीएलओ जो है वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बीएलओ पे इतना वर्कलोड है कि बेचारा वो जो है उनकी जाने जा रही है। राइट, ठीक है, तो बीएलओ की भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं ना, उससे संबंधित भी क्या हो रहा है कि शिकायतें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, चुनौतियां हैं चुनाव आयोग के समक्ष, जिसको इसको दूर करने का उपाय करना होगा। ठीक है, पांचवा जो भाग है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता, यानी कि जो एसआईआर जो बिहार में हुआ वह 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कितना जो है वो रेलिवेंट सिद्ध हुआ, कितना प्रासंगिक सिद्ध हुआ। तो अब आप बताइए कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को त्रुटिहीन, सटीक और अद्यतन किया गया। बिहार में मतदाता सूची का पिछला गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, इसलिए 2025 के चुनाव से पहले यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। इस पॉइंट पे आपने यह कहा कि आज से 22 साल पहले बिहार में एसआईआर का क्या हुआ था, काम हुआ था, और इस 22 साल में बहुत चेंजेज आई है। ठीक है, तो अगर यदि एसआईआर अगर अभी नहीं कराया जाता तो शायद जो है वह जो निष्पक्ष लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो अवधारणा है उस अवधारणा को पूरा नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं से जो एसआईआर है, इस एसआईआर ने जो है इसकी महत्ता जो थी वो बहुत जरूरी था कि यह चुनाव से पहले बिहार में यह हो। ठीक है, दूसरा क्या भाई, इससे फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटने और घोस्ट वोटरों को कम करने में क्या मिली, मदद मिली। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर यदि मैं हूं, मेरा अगर यदि वोटर लिस्ट में नाम बिहार में भी है, मेरा बंगाल में भी है, मेरा मुंबई में भी है, मेरा दिल्ली में भी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें हैं ये गलत है ना। तो वैसे लोगों का नाम काटने में सहायता मिली, जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम काटने में सहायता मिला, जो मान लीजिए कि जो योग्य व्यक्ति हैं जिनका किसी कारण से उनका छूट गया है उनका नाम शामिल करने में सहायता मिला। ठीक है, इस अभियान ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई। ठीक है, यह उन योग्य नागरिकों को भी मतदाता सूची में शामिल किया जिनका पहले किसी कारणवश छूट गया था। ठीक है, तो ये जब सारे के सारे जब कार्यक्रम किए गए तो जाहिर सी बात है कि जो वोटर लिस्ट जो बना वह जिसको कह सकते हैं कि वह एक सही निष्पक्ष आपका वोटर लिस्ट बना। ठीक है ना, आगे क्या लिखेंगे, आगे यह लिखेंगे कि बिहार चुनाव 2025 में एसआईआर एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा। विपक्ष ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए और आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। ठीक है, चुनाव आयोग पर, यद्यपि चुनाव आयोग ने क्या किया, इसका खंडन किया। ठीक है, हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया था। ठीक है ना, वास्तव में क्या हुआ कि एसआईआर विवाद ने एसआईआर की प्रक्रिया को चुनावी चर्चाओं के केंद्र में लाकर रख दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि आप देख रहे होंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो बोल रही हैं कि भाई घुसपैठियों
की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यह उपाय है एसआईआर, है ना। आरोप भी लगा रही हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसलिए इसका विरोध कर रही हैं कि जो है वो उनके वोटर हैं, ठीक है, जो घुसपैठिए, जो अवैध जो घुसपैठिए हैं। जबकि दूसरी ओर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार उनके सपोर्टरों का जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काट रही हैं, ठीक है, अपने सपोर्टरों का नाम उसमें ऐड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं से एसआईआर की प्रासंगिकता, एसआईआर को कहीं ना कहीं से इस चुनाव ने, बिहार चुनाव ने चर्चा के केंद्र में लाकर रख दिया है कि कैसे इसको निष्पक्ष तरीके से किया जाए ताकि यह देश के लोकतंत्र के लिए यह लाभदायक साबित हो, ठीक है। नीचे आप लिख सकते हैं कि निसंदेह एसआईआर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एक आधारभूत तत्व था जिसने यह तय किया कि कौन वोट देगा और मतदाता सूची कितनी विश्वसनीय होगी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एसआईआर चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है जिसका सीधा असर चुनाव के नतीजों और वैधता पे पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इन 5 भागों में जब आप इस प्रश्न को जब आप तोड़ेंगे और हर भाग के बारे में सटीक और संतुलित रूप से आप जब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन से आपका भटकाव नहीं होगा। चाहे तो इसमें जो है आप कुछ फैक्ट जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन फैक्ट आप वहीं डालेंगे जो बिल्कुल जो है ऑथेंटिक होगा। कोई गलत फैक्ट आप नहीं डालेंगे। जब गलत फैक्ट डाल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से जब क्वेश्चन को ब्रेक करके और हर पार्ट को आप संतुलित रूप से लिखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 38 में मैक्सिमम नंबर उठा सके, ठीक है। तो ये रहा एसआईआर के बारे में कुछ जानकारी। जहां भी अगर आपको इसमें खुद अपने से कुछ फैक्ट को अगर उसमें ऐड ऑन करना हो उसमें आप कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजें होनी चाहिए रेलिवेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा यह क्लास और ये सारी चीजें कि कैसे लिखना है। बाकी आपके सुझावों का, आपके शिकायतों का बिल्कुल स्वागत है मेरी तरफ से, है ना। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर आप बताएंगे कि आपको ये क्लास एसआईआर पे कैसी लगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर्स के कोई अलग मुद्दे के संग। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।